नमस्कार, बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आप देखना शुरू कर चुके हैं 5 की आंच। आज सबसे पहले अमरवाड़ा उपचुनाव की बात करेंगे। प्रत्याशी तय हो गए हैं, अब कौन कितना बलवान, इस पर बात होगी। इसके अलावा बात होगी एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गरमाई सियासत की। क्यों कांग्रेस जो है वो एमएसपी बढ़ाए जाने से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे नीट की परीक्षा, नेट की परीक्षा की भी, नीट के बाद नेट परीक्षा की भी। उधर नीट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला। लेकिन सबसे पहले बात अमरवाड़ा उपचुनाव की। तो मध्य प्रदेश में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी हाई है। वजह है लोकसभा के बाद फिर से चुनाव। जी हां, मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा विधानसभा के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहां से मैदान में है। यानी मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में नहीं है। बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि हर बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपनी मौजूदगी, सिर्फ मौजूदगी नहीं, मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो यहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1951 से लेकर अब तक अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर तकरीबन 14 बार विधानसभा चुनाव हुए, सिर्फ 2 बार बीजेपी का कब्जा रहा। यानी कांग्रेस के दबदबे वाली सीट है। लेकिन इस बार समीकरण बदल गए। इसकी वजह, कभी कांग्रेस के टिकट पर 3 बार चुनाव जीते कमलेश प्रताप शाह अब बीजेपी के पाले में है। ऐसे में बीजेपी की जीत करीब दिख रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस ने भी एक ऐसा प्रत्याशी पर दांव लगाया है जो इस इलाके में अच्छी पकड़ रखता है। तो यूं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता है, लेकिन अमरवाड़ा में मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। सबसे पहले आपको अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के बारे में बताते हैं, कौन कौन उस मैदान में है। आपके सामने ये रही जानकारी। कमलेश शाह पुराने कांग्रेसी, अब बीजेपी के पास है। धीरन शाह इनवाती, कांग्रेस ने इन्हें मौका दिया है। और देवरावन भलावी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, इन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस वोटर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। गोंड वोटर जो है बहुतायत में यहां पर है और यही वजह है कि हर किसी को उम्मीद उन्हीं से रहती है। यही मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना रहे हैं। तो बीजेपी से कमलेश प्रताप शाह, कांग्रेस से धीरन शाह और लोकतंत्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जीजीपी से देवरावन भलावी मैदान में हैं। अमरवाड़ा के रण में ताल ठोकने वाले प्रत्याशियों के बारे में हमने आपको बताया। सबसे पहले जान लीजिए कमलेश प्रताप शाह वो कौन है, उनके बारे में जानकारी। हर्रई राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि इलाके में बहुत दबदबा है। कमलेश शाह 2013 से लगातार ये विधायक है। कभी कमलनाथ के बहुत करीबी रहे। कांग्रेस को छोड़कर ये बीजेपी में आए हैं। आदिवासियों में अच्छी पकड़ है हर्रई राजघराने की वजह से। यही वजह है कि मौका इन्हें बार बार मिला। कांग्रेस में भी मौका बार बार मिला। अब जान लीजिए धीरन शाह, इनके अलग अलग नाम आपको नजर आएंगे, अलग अलग नाम नजर आएंगे, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। छोटे महाराज के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आंचल कुंड सुखराम दादा के बेटे हैं धीरन शाह। और आंचल कुंड के सर्वे सर्वा कौन है? सुखराम दादा। आंचल कुंड दरबार में ये सेवादार है, यही परिवार। और आदिवासियों में खासी पकड़, लोकप्रियता। आंचल कुंड में छिंदवाड़ा ही नहीं, आसपास के जो आदिवासी हैं वो भी जाके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। यही वजह है कि आदिवासियों में अच्छी पकड़ है। अब जरा जान लीजिए देवरावन भलावी, लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं अच्छा खासा, तब भी इनको तब भी उन्हें अच्छा वोट मिला है। 2 बार विधानसभा चुनाव भी देवरावन भलावी लड़ चुके हैं। और बीजेपी कांग्रेस को इन्होंने कड़ी टक्कर पहले भी दी है और अब भी इस मुकाबले में भलावी पर आपका ध्यान ना हो ऐसा संभव नहीं है। और जो तीनों पार्टियां उपचुनाव में तीनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। जानकारों की माने तो इस मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो है, लेकिन सियासत पूरे प्रदेश में हाई है। क्योंकि अमरवाड़ा में जीत बीजेपी के लिए शान की बात हो गई है और कांग्रेस के लिए यह साख का सवाल है। धीरन शाह वर्सेस शाह, किसकी रहा आसान? उपचुनाव का घमासान, कौन कितना बलवान?
अमरवाड़ा का उपचुनाव किसका चलेगा दांव। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने कमलेश शाह को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने धीरन शाह को टिकट दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देवरावन भलावी को मैदान में उतारा गया है। अमरवाड़ा के उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस ने आंचलकुंड दरबार से नाता रखने वाले सुखराम दादा के पुत्र धीरन शाह को टिकट देकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। देखिए, बहुत ही प्रभावशाली क्षेत्र है वो आंचल कुंड जिसे कहते हैं, और उसका अपना एक महत्व है। एक आदिवासी उनको मानता है। तो जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी में तो बेचैनी शुरू हो ही चुकी होगी। कमलनाथ जी ने जो है ये एक मास्टर स्ट्रोक चलाया और चिल्ला रही थी बीजेपी कैंडिडेट नहीं। अब बताएं कैंडिडेट कैसा है। उधर बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। बीजेपी का कहना है कमलनाथ का गढ़ पहले ही ढह चुका है। कमलनाथ जी अपने पुत्र नकुलनाथ की तो नैया छिंदवाड़ा में बचा नहीं पाए। जिस छिंदवाड़ा को नाथ का गढ़ कहा जाता था, वो अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार के लाभार्थियों का गढ़ हो चुका है। और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, 29 कमल के फूल की माला आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की है। करारी हार कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी अमरवाड़ा में भी हासिल करेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मुकाबले में है। बीजेपी प्रत्याशी देवरावन भलावी ने भी जीत का दावा किया है। नामांकन दाखिल मैंने बैलगाड़ी से किया है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं कि मेरे विरोधी पक्ष के जो विधायक प्रत्याशी है, उन्होंने जो नामांकन दाखिल किया वो मुख्यमंत्री आए, वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आए, सांसद आए, उनकी रैली में, उनके नामांकन में, और उनका मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मैं बैलगाड़ी से आया हूं और मेरे साथ कोई मुख्यमंत्री और सांसद नहीं है। ये गाँव के जनता है जो आपको मुख्यमंत्री और सांसद बनाती है। मेरे लिए वही मुख्यमंत्री है। अमरवाड़ा की सीट आदिवासी बाहुल्य सीट है। इतिहास की बात करें तो अमरवाड़ा में विधानसभा सीट पर 1951 से लेकर अब तक हुए चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है। हालांकि इस बार समीकरण कुछ अलग है। अब देखना होगा इस बार किसका दांव चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये अलग अलग दावों की बात हो गई। अब आपको बीते 3 चुनाव के नतीजे बताते हैं कि कौन किस पर किस तरीके से भारी पड़ा। ये नतीजे इस चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। अभी आंकड़े आपके सामने आएंगे और फिर हम बताते हैं कि किस तरीके से ये रहा है। 2023 की बात कर ली जाए, कांग्रेस के खाते में 1 लाख से ज्यादा वोट आए। बीजेपी के पास 84,000 से ज्यादा वोट आए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 18,000 वोट ये लेकर आई है। 2023 की हम बात कर रहे हैं। किस तरीके से अमरवाड़ा विधानसभा की स्थितियां रही 2023 में, किसके खाते में कितने वोट मिले ये आपने जान लिया। अब 2018 की बात कर ली जाए, कांग्रेस के पास 71,000 से ज्यादा वोट कांग्रेस को। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दूसरे नंबर पर 61,000 से ज्यादा वोट, और बीजेपी रही तीसरे नंबर पर 53,000 से ज्यादा वोट बीजेपी के खाते में आए थे। ये 2018 की बात है। उससे पहले आपको लिए चलते हैं, 2013 में लिए चलते हैं। 55,000 कांग्रेस के पास, 55,000 से ज्यादा, 51,000 से ज्यादा बीजेपी के पास, और 46,000, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप ये तीनों आंकड़े देख लीजिए, 55, 51, 46, बहुत मामूली सा ये मार्जिन रहा है। विधानसभा चुनाव 2013 का ये आंकड़ा आपने देखा अमरवाड़ा के लिहाज से। इसी अमरवाड़ा में उपचुनाव होना और तीनों पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। अमरवाड़ा का चुनाव कांग्रेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये बड़ा सवाल। यह चुनाव कांग्रेस की दशा और दिशा तय करने वाला है, क्योंकि अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में आती है। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा लोकसभा की एक महत्वपूर्ण सीट है, कमलनाथ का गढ़ है। इस बार तो गढ़ ढह गया है, बीजेपी ने भेज दिया है। अब सवाल कमलनाथ को अपनी साख बचाने का भी है। यह भी इस लिहाज से माना जा रहा है कि क्या अमरवाड़ा का जो मुकाबला है वो कैसा रहने वाला है। वजह जान लीजिए, अमरवाड़ा इतना खास क्यों है। नाथ का गढ़ एक इसका रीजन जो है, अब वो ढह गया है। कांग्रेस का किला, वोट पिछली बार भी कांग्रेस को अमरवाड़ा से मिला है। अब कांग्रेस का जो जीता हुआ विधायक है वो इस्तीफा देकर उस तरफ चला गया है। शान की बात, साख का सवाल बीजेपी के लिए, क्या आपने इतना बड़ा किला ढहा लिया और अमरवाड़ा सीट नहीं बचा पाए आप। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2019 में
अगर नकुलनाथ जीते थे, सांसद बने थे, उनकी लीड अमरवाड़ा से सबसे ज्यादा थी। अमरवाड़ा से उनकी लीड सबसे ज्यादा थी। वही अमरवाड़ा जहां ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। तो ये स्थितियां हैं अमरवाड़ा को लेकर। अब अगले विषय की ओर आपको लिए चलते हैं। मोदी कैबिनेट की तरफ से खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। इसे लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को अब तक पूरा नहीं किया। उधर बीजेपी ने एमएसपी बढ़ाने पर मोदी सरकार का आभार जताया है। मोदी कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ा दिया है। एमएसपी बढ़ाए जाने पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा, इनमें से कई फसलें मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। नई एमएसपी से प्रदेश के किसानों को काफी फायदा होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट में बहुत बड़ा निर्णय लिया है। खरीफ की फसल के लिए खास करके एमएसपी पे जो उनने लगातार सभी फसलों पे लगभग 14 प्रकार की फसलों पर उनने अपने दाम इंक्रीज किए, बढ़ाए हैं। मैं मान के चलता हूं कि ये मोदी जी की पहली गारंटी पूरी हुई। मेरी अपनी ओर से बधाई। हालांकि एमएसपी बढ़ाने पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा, किसानों की मांग है आय दोगुना करना, साथ ही एमएसपी पर कानून बनाना। सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि किसानों की जो मांग है वो आय दुगनी करने की मांग है। सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और एमएसपी का कानून देंगे। अभी तक सरकार इस तरफ नहीं बढ़ रही है। एमएसपी के कानून की वो बात नहीं कर रही है। किसान की आय दुगनी कैसे हो, इस बारे में कोई कदम उठा नहीं रही है। सिर्फ थोड़ी बहुत राशि एमएसपी में बढ़ा देती है। किसी फसल पे 100 रुपए, किसी पे 200 रुपए। किसान नेता शिव कुमार ने कहा, सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाई है उससे किसानों का काम नहीं चलने वाला। जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक किसानों को राहत नहीं मिलेगी। देखिए, जो सरकार द्वारा एमएसपी घोषित की गई है, ये एमएसपी से काम नहीं चलने वाला है। मुख्य फसल हमारी किसानों की केवल 2 होती हैं, गेहूं और धान। गेहूं पर कुछ नहीं खास है, कुछ भी नहीं है। और धान पर जो बढ़ाया गया है वो उत्साहवर्धक नहीं है। फिलहाल एमएसपी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है। सरकार की ओर से बढ़ाई गई एमएसपी को कांग्रेस कम बता रही है। एमएसपी पर कानून बनाने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल नहीं कस पाई जा रही है। जबलपुर में प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अपना पक्ष रखा। हाल ही में प्राइवेट स्कूलों पर हुई कार्रवाई पर भी संचालकों ने सवाल उठाए हैं। निजी स्कूल संचालकों ने तर्क दिया कि 2017 में जारी हुए अधिनियम की उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। क्या मासूमियत है ये। इस पर कलेक्टर ने निजी स्कूलों के प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। बातचीत में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने नियमों का पालन करने पर सहमति दे दी। कलेक्टर ने नियमों का पालन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है। साथ ही स्कूलों को नियमों का पालन करने से जुड़ा हुआ शपथ पत्र एफिडेविट देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों ने अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला किया था। समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को चर्चा के लिए बुलाया। 2 घंटे चली बैठक में 50 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल शामिल हुए। और हम इस बात का भी मौका स्कूल संचालकों को दे रहे हैं कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, खासतौर से फीस के मामलों में, स्कूलों को चयन, किताबों को चयन करने के मामले में छात्रों के हित में उन गलतियों को सुधार लें। संचालक अपनी फीस वापस, जो गलत फीस ली गई है उसको वापस करने की मंशा रखते हैं,
और समय मांगते तो समय उनको दिया भी जा सकता है। उस बारे में अभी सभी पहलुओं पर विचार चल रहा है कि फीस कैसे वापस होगी, कुछ लोग वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो किस तरीके से उनको वापस कराया जाएगा, और समय आने पर उस पर निर्णय लिया। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। स्कूल संचालकों की बैठक के बाद अभिभावक संगठनों ने कलेक्टर से मुलाकात की। बैठक में अभिभावकों ने कहा कि प्राइवेट स्कूल कई बार मनमानी करते हैं, एक ही दुकान से यूनिफॉर्म और किताब खरीदने का दबाव बनाते हैं। अभिभावकों ने कलेक्टर को यह भरोसा दिलाया कि सभी अभिभावक उनके साथ हैं, वे अपने बच्चों को घर पर भी पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन स्कूलों की मनमानी सहन नहीं करेंगे। अच्छी बात है। ये भी का माहौल बनाना चाह रहे हैं, ये माननीय कलेक्टर महोदय को डरा रहे हैं और प्रशासन को डरा रहे हैं, ये दबाव बनाना चाह रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। पूरा शहर, पूरे अभिभावक माननीय कलेक्टर महोदय प्रेजेंट में जो शासन की जो कार्रवाई रही है उसके हम लोग सब लोग साथ में हैं। और यदि स्कूल नहीं खुलते हैं तो उन स्कूलों को हमेशा के लिए बंद किया जाए, उनकी मान्यता रद्द की जाए। सोम या मंगलवार को कई गणना संख्या में 5 से 10 हज़ार हम लोग इकट्ठे होकर फिर इन मांगों को लेकर वापस एक बार बैठेंगे। अगर ये पूरी जाती हैं तो बहुत वेलकम, और नहीं होती है तो एक बहुत उग्र आंदोलन होगा। ये अभिभावकों को आपने सुना जो अपना पेट काट काट के बच्चे को पढ़ाते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है, फिर बड़ा होने के बाद वो नीट का एग्जाम देता है, कुछ बच्चे नेट का भी एग्जाम देते हैं, उनका क्या होता है वो आगे जान लीजिए। एनटीए की तरफ से 18 जून को देश भर में आयोजित की गई यूजीसी नेट 2024 जून सेशन की परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने रद्द कर दिया। एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका के कारण परीक्षा को रद्द किया गया है। ध्यान दीजिए, 24 घंटे में पता चल गया गड़बड़ी की आशंका है। नीट का अब तक पता ही नहीं चल पाया। पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई है। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर सरकार को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने गड़बड़ी की जानकारी दी। इसके बाद सरकार ने नीट यूजी विवाद के बीच तुरंत एक्शन लेते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। गड़बड़ी का ही संकेत है कि पहले एग्जाम ऑनलाइन होते थे, इस बार ऑफलाइन परीक्षा कराई गई। 18 जून को आयोजित इस परीक्षा में 9,08,580 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एग्जाम 2 शिफ्ट में आयोजित किए गए थे। ये स्थितियां थीं। अब नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन यह जरूर साफ कर दिया है कि आगे परीक्षा रद्द करते हैं तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। अब 8 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि याचिका में नीट परीक्षा रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक याचिका पहुंची हो, कई एजुकेशन जो कोचिंग है उनकी तरफ से याचिका पहुंची है, कई बच्चों की याचिका पहुंची है, 20 ऐसे बच्चे जो एक साथ अदालत पहुंच गए हैं। इन सब पर सुनवाई होनी है। की हियरिंग में आज कोर्ट ने सबको सुनने के बाद में नोटिस इशू करा है और मैटर को 8 जुलाई के लिए बाकी सारी याचिकाओं के साथ में इसको क्लब कर दिया है, टैग कर दिया है। हमारी जो मुख्य प्रेयर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे। दूसरी प्रेयर हमारी थी कि पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी परीक्षा ही स्कैनर में आ गई है और कोर्ट का भी मानना है कि 0.1% भी अगर कहीं कोई हमें गलती दिखती है या कमी नज़र आती है तो हम इसको स्ट्रिक्ट व्यू लेंगे। तीसरी प्रेयर हमारी थी कि जो बच्चों ने 620 से ज़्यादा नंबर स्कोर करे हैं, 620 से 720 में, उन बच्चों की एक पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस। इसे कतई ये न समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे मैं कुछ लेकर कह रहा हूं। इसे ऐसे भी समझा जाए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 0.001% भी मामला इस तरह का होना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ अदालत ने यह भी कहा है, इसी अदालत ने, कि 1563 छात्रों का एग्जाम फिर से ले लो। इधर नीट पेपर लीक को लेकर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ धोखा हुआ है। मध्य प्रदेश का व्यापम मॉडल देश में फैलाने की कोशिश हो रही है। पेपर लीक राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, हर परीक्षा में धांधली हो रही है, यह सब युवाओं के साथ खिलवाड़ है। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ,
तो और इसी के साथ 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।